कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरह और देश के ज़्यादातर लोगों की तरह आप लोग भी इस वक्त चुनाव पर ही नज़र बनाकर रखे हुए होंगे। हर जगह चुनाव की ही चर्चा है। तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों से आकर कुछ बात कर ही लूँ चुनाव से रिलेटेड। चंद्रबाबू नायडू के जो टीडीपी के लीडर हैं, जिस पार्टी की इस वक्त हर तरफ चर्चा है, तो इन्हीं को लेकर आज हम बात करेंगे क्योंकि हर कोई इस चीज़ को लेकर हैरान और परेशान है और ये सोच रहा है कि ये जो चंद्रबाबू नायडू हैं, इनसे मोदी जी की कैसे बनेगी? क्योंकि भाई मोदी जी की जो कुर्सी है, वो तो चंद्रबाबू नायडू पर ही डिपेंड है क्योंकि इनके बिना तो अब मोदी जी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते हैं। बनेंगे भी तो कैसे बन पाएँगे वो वही जाने। तो इसीलिए अब चंद्रबाबू नायडू को मोदी जी की ज़रूरत है, लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू हैं, इनका जो पुराना रिकॉर्ड है, वो मोदी जी से पूरी तरीके से ऑपोज़िट है। ना इनके रिश्ते अच्छे रहे हैं और ना ही ये आइडियोलॉजिकली और मुद्दों वगैरह में एक-दूसरे से किसी भी हद तक सिमिलर नज़र आते हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे से बात करते हैं। चुनाव के नतीजे आए 4 तारीख को और नतीजे ऐसे आए कि जिसने देश में सबको हैरान कर दिया और इसी बात को लेकर चर्चाएँ शुरू हो गईं कि भई सरकार किसकी बनेगी? क्यों चर्चाएँ शुरू हुईं? क्योंकि जिस तरीके के नतीजे आए, उनसे 400 पार वालों की हवा निकल गई और 400 पार वाले सिर्फ़ 240 पर रुक गए। अब सरकार तो अभी भी उन्हीं की बन रही थी, लेकिन ग्रुप की बन रही थी मतलब एनडीए की। बीजेपी को अकेले मेजॉरिटी नहीं मिल सकी थी, जो कि पिछले 2 इलेक्शन में उसको मिलती आ रही थी, जिसकी वजह से उसने एनडीए ग्रुप तो बना रखा था, मगर उसकी उसको कोई ख़ास परवाह थी नहीं। वो उनके बारे में ना कोई ख़ास कभी सोचती थी, ना उनकी ज़्यादा सुनती थी, बस वो पीछे-पीछे चलते रहते थे। मगर इस बार जब बीजेपी 240 पर रुक गई, तो अब भई सारे लोगों की ज़रूरत है। अब ये जो एनडीए ग्रुप है, इसमें वैसे तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं, छोटी-बड़ी। छोटी-छोटी पार्टीज़ हैं जिनकी 1 सीट है, 2 सीट है, 3 सीट हैं। लेकिन जो बीजेपी के अलावा जिनके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो 2 ही हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा भी हो रही है और जिनके बगैर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। पहली तो यही है जिसके बारे में मैंने बताया टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की, जिसके पास 16 के करीब सीट्स हैं। दूसरी जो है वो है बिहार के नीतीश कुमार की जिनके पास 12 के करीब सीट्स मौजूद हैं। तो ये दोनों मिलाकर बनती हैं 28 सीट और 240 जो बीजेपी की सीट हैं उसमें जब ये 28 मिलेंगी तभी वो 72 के आंकड़े तक पहुंच सकेंगे, वरना वो छोटी-छोटी जो पार्टीज़ हैं, जो कैंडिडेट हैं उनके पास, मतलब एनडीए के बाकी लोग, उनको मिला भी लेंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। क्योंकि अगर ये मिलाएँगे और ये दोनों पार्टीज़ इनके साथ नहीं होंगी तो वो उनके साथ होंगी जो दूसरी तरफ ग्रुप है इंडिया वाला, तो ऑटोमैटिकली उनकी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इनकी ज़रूरत है। अब वैसे मैं आपको बता दूँ कि अभी तक तो सीधे-सीधे गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ये दोनों ही लोगों ने बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ा है और अभी तक इन्होंने मीडिया को ये इशारा भी दिया है कि हाँ भाई हमने साथ में लड़ा है तो साथ में ही रहेंगे, हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और यहाँ पर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। 5 तारीख को जो मीटिंग वगैरह हुई उसमें भी इन्होंने एनडीए की मीटिंग में शामिल हुए, बाकायदा मोदी जी के साथ बैठे हुए नज़र आए और अपना लीडर भी चुन लिया कि हाँ हमारे मोदी जी ही लीडर हैं। दूसरी तरफ इंडिया की भी मीटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने कह दिया साफ तौर पर कि हाँ अभी हम अपनी सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो है वेट एंड वॉच की कंडीशन में, मतलब अभी सिर्फ हम देखेंगे बैठकर के क्या सिनेरियो बन रहा है। लेकिन दोस्तों ये सब ऊपर-ऊपर की चीज़ें हैं। ये राजनीति है और राजनीति पर अच्छी समझ रखने वाले लोग जानते हैं कि इसमें कुछ भी मुमकिन है। अभी कुछ बड़ा फैसला नहीं हुआ है और अगले 2-3 दिन बहुत अहम हैं। इन्हीं में सब कुछ इधर से उधर होगा। क्योंकि जो इंडिया है उसने भी हार नहीं मानी है, जो इंडिया ग्रुप है कांग्रेस वाला, वो भी इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि कौन से बड़े ऑफर के ज़रिए से नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू को अपनी तरफ खींच लिया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी ये चैलेंज बना हुआ है कि वो किस तरह से इन दोनों को अपने साथ जोड़कर रख सकें, मतलब ऐसे कौन से ऑफर दें या ऐसी कौन सी इनके साथ डील करें कि जिसके ज़रिए से ये हमारे साथ ही बने रहें और हुकूमत ना बनने का या फिर बनकर भी गिर जाने का खतरा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। अब दोस्तों ये जो मैंने आपसे कहा था कि ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 5 तारीख को ही देखने को मिला। 5 तारीख को एनडीए और इंडिया दोनों की मीटिंग थी। तो अब बिहार के जो नीतीश कुमार हैं, जो सीएम हैं, उन्हें एनडीए की मीटिंग में शामिल होना था और जो तेजस्वी यादव हैं, मतलब लालू प्रसाद यादव के बेटे, उनको इंडिया की मीटिंग में शामिल होना था। मगर मीडिया में गदर अचानक से उस वक़्त मचा कि जब एक तस्वीर लीक हुई जिसमें देखा जा सकता था कि ये दोनों जब पटना से दिल्ली आ रहे थे, तो वो जो 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, उस सेम फ्लाइट के अंदर ये दोनों ही लोग मौजूद थे, मतलब तेजस्वी यादव भी और नीतीश कुमार भी। इन दोनों की तस्वीर वायरल हुई और ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे बैठे हुए थे। अब आप कैसे ये मान सकते हैं कि ये इत्तेफाक था कि इन दोनों की सीट्स जो बुक हुई वो बिल्कुल आगे पीछे हुई। और तो और बाद में एक तस्वीर लीक हुई जिसमें दोनों पास-पास बैठे हुए एक दूसरे के बराबर, मतलब जब प्लेन ऊपर उड़ गया होगा तो दोनों पास में आकर बैठ गए होंगे। बाद में मीडिया वगैरह वालों ने पूछा तो जो छोटे-मोटे नेता थे, मतलब उनके साथी सपोर्टर वगैरह, उन्होंने कहा कि ये इत्तेफाक था।
कि दोनों ही नेता एक ही फ्लाइट में उड़ान भरकर दिल्ली तक आए। इस पर तेजस्वी यादव ने ये जवाब दिया कि जब नीतीश कुमार जी ने हमको पीछे बैठे हुए देखा तो हमको आगे बुला लिया, मतलब अपनेपन में कि हाँ आओ आगे बैठो। और हमने खूब बातचीत भी की 1.5 घंटा, लेकिन वो राजनीतिक बातचीत नहीं थी, इस टॉपिक पर नहीं थी। लेकिन हाँ, हमारी ख्वाहिश है कि वो इंडिया के साथ आ जाएँ, क्योंकि ये अच्छा मौका है कि जब बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा, जिसकी हम सभी ही लोग बड़े लंबे वक़्त से डिमांड करते आए हैं। तो ये तेजस्वी यादव का जवाब था। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार ऑलरेडी दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, मतलब वो दोनों तरफ का हाल-चाल ले रहे हैं कि किधर से मुझको क्या मिल जाएगा, कौन क्या देने के लिए रखता है और कौन क्या नहीं दे सकता है। बाकी बात करें अब अगर चंद्रबाबू नायडू की, तो उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि वो आइडियोलॉजिकली टोटली डिफरेंट है मोदी जी से। उनके रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब रहे बीच में। चंद्रबाबू नायडू ने तो मोदी जी को आतंकवादी तक बोल दिया था और मोदी जी ने भी बहुत अलग-अलग तरह की उनके बारे में बातें की, कोई कसर इन्होंने भी नहीं छोड़ी। 2014 के दौर में चंद्रबाबू नायडू और मोदी साथ में हुआ करते थे, फिर इधर 19 के करीब आकर अलग हो गए थे। मगर अब जब 24 में भी इलेक्शन आने वाला था उनकी खुद की स्टेट में, तो उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिला लिया था। मगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लोकल इलेक्शन हुआ उनकी स्टेट में, वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने भले ही बीजेपी के साथ लड़ा इलेक्शन, लेकिन अकेले के दम पर मेजॉरिटी से बहुत ज़्यादा सीट्स हासिल की हैं। तो अब वहाँ पर उनको सरकार में रहने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए, खुद सीएम बनने के लिए बीजेपी की कोई ज़रूरत नहीं। बीजेपी के पास तो 7-8 सीट हैं, उनके पास सैकड़े में हैं। मगर दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी को चंद्रबाबू नायडू की ज़रूरत है, उनके बगैर गवर्नमेंट बन ही नहीं पाएगी। अब यहाँ पर मज़ेदार बात ये है कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो एक सेकुलर नेता माने जाते हैं, उनकी पार्टी सेकुलर है। हमेशा सेकुलरिज़्म के ही वो प्रवचन देते आए हैं। उनके बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ और स्टेटमेंट वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये नफ़रत की राजनीति ख़त्म होना चाहिए। और तो और उनका अपनी स्टेट में एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। मुसलमानों के बहुत बड़े हिमायती रहे हैं, उनके फ़ोटोज़ वगैरह आप देखेंगे, इफ्तार वगैरह और इस तरह के बहुत सारे इवेंट वगैरह में मुसलमानों के शामिल होते रहे हैं। शेरवानी और टोपी वगैरह हर किसी में आप उनको देख लेंगे। मुस्लिम रिज़र्वेशन के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। उन्होंने हमेशा वादा किया है कि वो 4% मुस्लिम रिज़र्वेशन देंगे। और तो और अभी ये जो लोकल चुनाव हुए, इसमें भी उन्होंने ये वादा किया कि जब वो आएँगे तो जो लोग हज करने जाते हैं मुस्लिम लोग, तो जो भी हज करने जाएगा उसको 1 लाख की मदद दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि जहाँ एक तरफ ये मुस्लिम रिज़र्वेशन के सपोर्टर हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का मुसलमानों को लेकर क्या हाल है, क्या रवैया है, वो आपको पता ही है। मोदी जी ने तो ये 24 वाला इलेक्शन भी पूरा मुस्लिम, मुग़ल, मटन इन्हीं सब चीज़ों पर लड़ा है। और ख़ास तौर से मुसलमानों का जो रिज़र्वेशन है उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया कि कांग्रेस अगर आ गई तो ये सारे हिंदुओं से रिज़र्वेशन छीन कर मुसलमानों को दे देगी। ये तो तुम्हारी भैंस एक लेकर उन्हें दे देगी, ये तो तुम्हारी एक प्रॉपर्टी में से बँटवारा करके उन्हें दे देगी। मतलब वो रिज़र्वेशन पर ही टारगेट कर रहे थे अलग-अलग तरीके से। जिस वक़्त ये सेंट्रल लेवल पर मोदी जी मुस्लिम रिज़र्वेशन को टारगेट कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हीं के ही साथी चंद्रबाबू नायडू, मतलब जिन्होंने वहाँ पर उनसे गठबंधन कर रखा था, वो मुस्लिम रिज़र्वेशन को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये इन दोनों के बीच बड़ा फ़र्क है। तो इसीलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाक़ई चंद्रबाबू नायडू मोदी जी के साथ बने रह सकते हैं या फिर नहीं? और अगर साथ में गवर्नमेंट बना भी लेंगे तो कितने लंबे वक़्त तक उनके साथ बने रहेंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि अगले 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल, 2 साल के बाद ये गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार का मन नहीं बदलेगा? वैसे दोस्तों, मैं पर्सनली बताऊँ तो चाहे नीतीश कुमार हों या चंद्रबाबू नायडू हों, इन दोनों का ही जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पुराना रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से ये बात मैं क्या कोई भी लिख कर दे सकता है कि ये गवर्नमेंट 5 साल नहीं चलेगी। मतलब इन 5 सालों के अंदर हम बहुत उथल-पुथल देखेंगे, जैसे किसी दौर में देखा करते थे कि मुमकिन होगा कि इनकी गवर्नमेंट ना बने, इंडिया बना ले, जो कांग्रेस वाला ग्रुप है, या अगर ये बना भी लें, तो कुछ दिनों के बाद इनकी गवर्नमेंट गिर जाए, कोई पार्टी इन दोनों में से इंडिया की तरफ आ जाए और फिर से मुमकिन है हम देखें कि इंडिया की तरफ से वापस चली जाए, तो उनकी गवर्नमेंट गिर जाए, फिर बीजेपी की बन जाए। तो इस तरह का सिनेरियो अगले कुछ सालों में हमको लगातार शायद देखने को मिलता रहेगा, जैसे किसी दौर में देखने को मिलता था। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। टॉपिक से रिलेटेड कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।